1988 सुबह के 4 बज रहे थे। मालदीव की राजधानी माले। समंदर एकदम शांत था, ठंडी हवा चल रही थी और पूरा शहर गहरी नींद में सोया हुआ था। सड़कों पर सन्नाटा था, सिर्फ समंदर की लहरों के किनारे से टकराने की आवाज आ रही थी। पर्यटकों को, वहां के आम नागरिकों को अंदाजा भी नहीं था कि उस गहरे काले समंदर के रास्ते उनकी तरफ मौत बढ़ रही है। अचानक उस खामोशी को चीरती हुई स्पीड बोट्स के इंजन की गड़गड़ाहट सुनाई दी। ये कोई मछुआरे नहीं थे और ना ही कोई टूरिस्ट्स। ये थे श्रीलंका के खूंखार उग्रवादी संगठन प्लोट के 80 ट्रेंड मर्सिनरीज, जो भारी हथियारों से लैस थे। उनके हाथों में AK-47 थी, कमर पर ग्रेनेड्स लटके थे और आंखों में सिर्फ एक मकसद था, तख्ता पलट। जैसे ही उनकी स्पीड बोट्स ने माले के कमर्शियल हार्बर को टच किया, तबाही शुरू हो गई। सोचिए जरा, सुबह की अजान होने ही वाली थी कि गोलियों की तड़तड़ाहट ने पूरे शहर को जगा दिया। वो सीधे नेशनल सिक्योरिटी सर्विस NSS के हेडक्वार्टर्स की तरफ बढ़े। उनका प्लान एकदम क्लियर था, मालदीव के प्रेसिडेंट मामून अब्दुल गयूम को पकड़ना, उन्हें मारना और सरकार पर कब्जा करना। उस रात प्रेसिडेंट गयूम अपनी ऑफिशियल विजिट के लिए भारत जाने वाले थे। उनकी फ्लाइट का टाइम होने ही वाला था, लेकिन किस्मत देखिए, वो घर से निकलने ही वाले थे कि उनके सिक्योरिटी गार्ड्स ने उन स्पीड बोट्स को देख लिया। गोलियां चलनी शुरू हो चुकी थीं। प्रेसिडेंट गयूम को समझ आ गया कि वो एक बहुत बड़ी साजिश का शिकार हो चुके हैं। उनके गार्ड्स ने उन्हें तुरंत वहां से निकाला और माले की गलियों से होते हुए एक सीक्रेट सेफ हाउस में ले गए। बिना किसी सिक्योरिटी के, बिना अपनी आर्मी के, एक देश का प्रेसिडेंट अपने ही शहर में एक भगोड़े की तरह छुपा हुआ था। लेकिन सवाल यह है कि यह हमला करवाया किसने था? कौन था वो इंसान जो अपने ही देश को बेचना चाहता था? यहाँ एंट्री होती है इस कहानी के सबसे बड़े विलन की, अब्दुल्ला लुतुफी की। लुतुफी कोई आतंकी नहीं था, वो एक बिजनेसमैन था, एक ऐसा गद्दार जो मालदीव की सत्ता हासिल करना चाहता था। उसे पता था कि वो इलेक्शन में कभी नहीं जीत पाएगा, इसलिए उसने श्रीलंका के जंगलों में छिपे प्लोट के भाड़े के सैनिकों को करोड़ों रुपए दिए ताकि वो मालदीव पर हमला कर सके। उधर माले में हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। मर्सनरीज ने पूरे शहर की इलेक्ट्रिसिटी काट दी थी। टीवी स्टेशन और रेडियो स्टेशन पर उनका कब्जा हो चुका था। पुलिस हेडक्वार्टर्स के बाहर भारी गोलीबारी हो रही थी। NSS के पास एम्यूनिशन खत्म हो रहा था। सेफ हाउस के अंदर बैठे प्रेसिडेंट गयूम की सांसें फूल रही थीं। वो जानते थे कि अगर लुतुफी के आदमियों को पता चल गया कि वो कहाँ है, तो उन्हें जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। उनके पास सिर्फ एक फोन लाइन बची थी जो अभी भी काम कर रही थी। उन्होंने उस फोन को उठाया और दुनिया से मदद की भीख मांगनी शुरू की। सबसे पहले कॉल गया अमेरिका को, फिर यूनाइटेड किंगडम, फिर पाकिस्तान और फिर श्रीलंका। लेकिन हर जगह से जवाब ना में आया। अमेरिका ने कहा कि उनके शिप्स डियागो गार्सिया में हैं, उन्हें पहुंचने में 2-3 दिन लगेंगे। श्रीलंका और पाकिस्तान के पास भी इतनी जल्दी मदद भेजने का कोई रास्ता नहीं था। घड़ी की सुइयां टिक टिक कर रही थीं। बाहर गोलियों की आवाज तेज होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि मालदीव का अंत अब कुछ ही घंटों की बात है। जब सारी उम्मीदें खत्म हो गईं, तब प्रेसिडेंट गयूम ने वो नंबर डायल किया जो उनकी आखिरी उम्मीद था। ये कॉल गया नई दिल्ली, भारत के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में। राजीव गांधी ने जैसे ही हालात सुने, उन्हें एक पल में समझ आ गया कि ये मामला कितना गंभीर है। अगर मालदीव पर उन मर्सिनरीज का कब्जा हो जाता तो वो भारत की सुरक्षा के लिए, इंडियन ओशन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाता। राजीव गांधी ने तुरंत आदेश दिया, गेट द आर्मी रेडी। और इसी आदेश के साथ आगरा के एयरफोर्स स्टेशन पर एक हलचल शुरू हुई। यहाँ एंट्री होती है हमारे हीरो की, ब्रिगेडियर फारूक बुलसरा की। 50th इंडिपेंडेंट पैराशूट ब्रिगेड के कमांडर, एक ऐसे सख्त फौजी अफसर जो अपनी बहादुरी और तुरंत फैसले लेने के लिए जाने जाते थे। उन्हें एक अर्जेंट मीटिंग के लिए बुलाया गया और सिर्फ एक लाइन का ऑर्डर दिया गया, गो टू मालदीव्स एंड सेव द प्रेसिडेंट। लेकिन रुकिए, ये सुनने में जितना आसान लगता है, असलियत में ये एक सुसाइड मिशन से कम नहीं था। क्यों? क्योंकि भारतीय वायुसेना के पास माले का कोई करंट मैप नहीं था। उनके पास वहां के एयरपोर्ट की कोई जानकारी नहीं थी। उन्हें यह भी नहीं पता था कि रनवे पर दुश्मनों का कब्जा है या नहीं। उन्हें यह भी नहीं मालूम था कि वो लैंड कर पाएंगे या हवा में ही उड़ा दिए जाएंगे। बिना मैप के, बिना इंटेलिजेंस के, एक अनजान देश में रात के अंधेरे में लैंड करना। ब्रिगेडियर बुलसरा ने अपनी टीम की तरफ देखा और कहा, जेंटलमैन, वी फ्लाई टुनाइट। ऑपरेशन कैक्टस शुरू हो चुका था, लेकिन क्या आगरा से निकली ये फ्लाइट्स समय पर माले पहुंच पाएंगी? क्या प्रेसिडेंट गयूम तब तक जिंदा बच पाएंगे? आगरा एयरबेस पर अफरा तफरी का माहौल था। सिर्फ 3 से 4 घंटे, जी हाँ, भारतीय सेना के पैराट्रूपर्स को तैयार होने के लिए सिर्फ इतना ही वक्त मिला था। मोजे पहनने से लेकर राइफल लोड करने तक सब कुछ सुपरसोनिक स्पीड में हो रहा था। रनवे पर खड़े थे भारतीय वायुसेना के विशालकाय IL-76 विमान, जिन्हें हम प्यार से गजराज कहते हैं। इन लोहे के परिंदों के पेट में 60 पैरा फील्ड एम्बुलेंस और 10 पैरा कमांडो के जवान भरे जा रहे थे।
लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया, एक बहुत बड़ी मुसीबत थी। कॉकपिट में बैठे पायलट्स के माथे पर पसीना था। उनके पास माले का कोई मिलिट्री मैप नहीं था। उनके पास जो जानकारी थी वो थी एक टूरिस्ट गाइड बुक। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, एक कॉफी टेबल बुक जिसमें मालदीव के होटल्स और बीचेस की तस्वीरें थीं। उसी के सहारे भारतीय सेना एक विदेशी धरती पर वॉर लड़ने जा रही थी। ये सुनने में मजाक लगता है, लेकिन उस रात यही सच्चाई थी। ब्रिगेडियर बुलसरा ने मैप की तरफ देखा और पायलट से कहा, हमें बस इस आइलैंड पर उतरना है, हुलहुले एयरपोर्ट। माले की ज्योग्राफी थोड़ी अजीब है। माले शहर एक अलग आइलैंड पर है और वहां का एयरपोर्ट एक दूसरे आइलैंड हुलहुले पर है। इन दोनों के बीच समंदर है। अगर रेबेल्स ने एयरपोर्ट पर कब्जा कर लिया होता तो भारतीय सेना के लैंड करते ही उन पर रॉकेट लॉन्चर से हमला हो जाता। विमान हवा में थे और नीचे समंदर में गहरा अंधेरा। उधर माले में प्रेसिडेंट गयूम की हालत खराब हो रही थी। वो जिस सेफ हाउस में छिपे थे, विद्रोहियों ने उस इलाके को घेर लिया था। गोलियों की आवाज अब और करीब आ रही थी। गयूम ने फिर से दिल्ली में फोन मिलाया। उनकी आवाज कांप रही थी। दे हैव लोकेटेड मी, प्लीज हरी। दिल्ली में बैठे अधिकारियों की सांसें थम गई। अगर भारतीय विमानों के पहुंचने से पहले गयूम मारे गए तो पूरा ऑपरेशन कैक्टस फेल हो जाएगा। विमानों के अंदर पैराट्रूपर्स एकदम शांत बैठे थे। कोई बात नहीं कर रहा था, बस इंजनों का शोर था। हर जवान अपने हथियार को कसकर पकड़े हुए था। वो जानते थे कि जैसे ही रैंप खुलेगा शायद उनका स्वागत गोलियों की बौछार से होगा। अब पायलट्स के सामने सबसे बड़ा चैलेंज आया। वो मालदीव के ऊपर पहुंच चुके थे, लेकिन नीचे घुप अंधेरा था। रेबल्स ने एयरपोर्ट की भी लाइट्स काट दी थीं, या शायद वहां कोई था ही नहीं। 40,000 फीट से नीचे देखना ऐसा था जैसे काली स्याही के कुएं में झांकना। एयरपोर्ट का रनवे कहाँ है, शुरू कहाँ होता है, खत्म कहाँ होता है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अगर वो अंदाजे से लैंड करते और विमान समंदर में गिर जाता तो ये भारत के इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी होती। तभी कॉकपिट में रेडियो पर एक आवाज आई। ये आवाज थी एटीसी की। हैरानी की बात ये थी कि एटीसी में अभी भी कुछ लोग मौजूद थे जो रेबल्स की डर से भागे नहीं थे। उन्होंने भारतीय पायलट्स को एक कोड दिया और कहा, रनवे इज क्लियर बट वी हैव नो लाइट्स। पायलट्स ने रिस्क लेने का फैसला किया। उन्होंने विमान को नीचे उतारना शुरू किया। हजारों फीट नीचे धरती तेजी से ऊपर आ रही थी। अभी भी अंधेरा था। क्या रनवे पर ड्रम्स रखे हैं? क्या वहां ट्रक्स खड़े किए गए हैं रास्ता रोकने के लिए? जैसे ही विमान ने बादलों को चीरा, पायलट्स को एक धुंधली सी रोशनी दिखाई दी। ये रनवे लाइट्स नहीं थी, ये शायद एयरपोर्ट बिल्डिंग की कोई इमरजेंसी लाइट थी। सांसें रोककर पायलट्स ने उस विशाल IL-76 को रनवे की तरफ मोड़ा। टायर्स ने जमीन को टच किया, एक जोरदार झटका लगा और विमान गड़गड़ाहट के साथ रनवे पर दौड़ने लगा। वो लैंड कर चुके थे, लेकिन अभी जश्न मनाने का वक्त नहीं था। विमान अभी पूरी तरह रुका भी नहीं था कि पीछे का रैंप खुलना शुरू हो गया और उसके पूरी तरह खुलने से पहले ही भारतीय पैराट्रूपर्स ने छलांग लगा दी। गो गो गो। ब्रिगेडियर बुलसरा सबसे आगे थे। उन्होंने तुरंत अपनी पोजीशन ली। एयरपोर्ट अब भारतीय सेना के कब्जे में था, लेकिन असली जंग अभी बाकी थी। प्रेसिडेंट गयूम दूसरे आइलैंड पर थे और बीच में था समंदर, और उस समंदर में घूम रही थीं विद्रोहियों की स्पीड बोट्स। रात के 2 बज चुके थे। बुलसरा ने अपनी घड़ी देखी। उनके पास प्रेसिडेंट को बचाने के लिए अब शायद कुछ मिनट ही बचे थे। उन्होंने अपनी टीम को बोट्स पकड़ने का आदेश दिया, लेकिन तभी समंदर की तरफ से गोलियां चलनी शुरू हो गईं। प्लोट के विद्रोहियों को भनक लग गई थी कि भारतीय सेना आ चुकी है। अब मुकाबला आमने सामने का था। हुलहुले एयरपोर्ट और माले शहर के बीच सिर्फ समंदर का फासला था, लेकिन उस रात वो समंदर मौत का दरिया बन चुका था। विद्रोहियों ने देख लिया था कि भारतीय सेना आ चुकी है। वो अपनी मशीन गन से लगातार इंडियन ट्रूप्स की तरफ फायरिंग कर रहे थे। ब्रिगेडियर बुलसरा के पास सोचने का वक्त नहीं था। उन्होंने वहां मौजूद कुछ लोकल बोट्स को कमांडियर किया। पैरा कमांडोज उन छोटी लकड़ी की नावों में सवार हुए। सोचिए जरा, अंधेरी रात, गहरा समंदर और सामने से आती हुई गोलियां। लेकिन भारतीय कमांडोज रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने जवाबी हमला किया। जैसे ही पहली भारतीय बोट माले के तट पर पहुंची, प्लोट के मर्सनरीज के होश उड़ गए। उन्हें लगा था कि वो मालदीव की छोटी सी पुलिस से लड़ रहे हैं, लेकिन अब उनका सामना दुनिया की सबसे बेहतरीन एलीट फोर्सेज में से एक से था। वो डर गए। वो प्रोफेशनल किलर्स थे, लेकिन वो अपनी जान देने नहीं आए थे। वो सिर्फ पैसा कमाने आए थे। भारतीय सेना का रौद्र रूप देखकर वो अपनी पोजीशंस छोड़कर भागने लगे। कमांडोज तेजी से माले की गलियों में आगे बढ़े। उनका एक ही टारगेट था, वो सेफ हाउस जहां प्रेसिडेंट गयूम छिपे थे। मिनटों के अंदर कमांडोज ने उस सेफ हाउस को घेर लिया। दरवाजा खोला गया। अंदर प्रेसिडेंट गयूम एक कोने में डरे सहमे बैठे थे। एक भारतीय ऑफिसर ने उन्हें सल्यूट किया और वो ऐतिहासिक शब्द कहे, मिस्टर प्रेसिडेंट,
यू आर सेफ नाउ, द इंडियन आर्मी इज हियर। सुबह के 5 बज चुके थे। सूरज की पहली किरण के साथ ही मालदीव को आजादी मिल गई थी। ऑपरेशन कैक्टस का जमीनी हिस्सा जीत लिया गया था, लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी। इस कहानी का विलन अब्दुल्ला लुत्फी अभी भी जिंदा था और आजाद था। जब उसने देखा कि भारतीय सेना ने शहर पर कब्जा कर लिया है, तो वो अपने बचे खुचे साथियों के साथ हार्बर की तरफ भागा। वहां एक मालवाहक जहाज खड़ा था जिसका नाम था MV प्रोग्रेस लाइट। लुत्फी ने उस शिप को हाईजैक कर लिया। इतना ही नहीं, उसने 27 निर्दोष लोगों को हॉस्टेज बना लिया, जिसमें मालदीव के एक मिनिस्टर भी शामिल थे। वो शिप लेकर खुले समंदर में श्रीलंका की तरफ भागने लगा। अब बारी थी इंडियन नेवी की। समंदर के बीचों बीच एक चूहे बिल्ली का खेल शुरू हुआ। MV प्रोग्रेस लाइट आगे भाग रहा था और उसके पीछे मौत बनकर आ रहे थे भारतीय युद्धपोत INS गोदावरी और INS बेतवा। नेवी ने रेडियो पर लुत्फी को सरेंडर करने को कहा। लुत्फी ने धमकी दी कि अगर नेवी पास आई तो वो हॉस्टेजेस को मार देगा और शिप को उड़ा देगा। तनाव बहुत ज्यादा था। नेवी शिप पर अटैक नहीं कर सकती थी क्योंकि उसमें सिविलियंस थे, लेकिन उन्हें जाने भी नहीं दिया जा सकता था। तब INS गोदावरी ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। उसने अपनी स्पीड बढ़ाई और भागते हुए शिप के बेहद करीब पहुंच गया। मरीन कमांडोज ने अपनी पोजीशन ली। INS गोदावरी की हैवी गन्स ने शिप के ठीक आगे समंदर में गोले दागे। पानी के बड़े बड़े फव्वारे उठे। ये लुत्फी के लिए आखिरी चेतावनी थी। उसे समझ आ गया कि वो भारतीय नौसेना से नहीं बच सकता। उसके साथियों का हौसला टूट गया। उन्होंने अपने हथियार डाल दिए और शिप को रोक दिया। इंडियन नेवी ने शिप को बोर्ड किया, सभी हॉस्टेजेस को सुरक्षित बचाया और लुत्फी को गिरफ्तार करके वापस मालदीव ले आए। सिर्फ 16 घंटे। जी हां, ऑपरेशन शुरू होने के सिर्फ 16 घंटे के अंदर भारत ने हजारों किलोमीटर दूर बिना किसी मैप के रात के अंधेरे में एक डूबते हुए देश को बचा लिया था। एक सरकार गिरने से बचा ली थी और दुश्मनों को धूल चटा दी थी। ऑपरेशन कैक्टस ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। टाइम मैगजीन ने अपने कवर पेज पर इसे सुपर पावर इंडिया का नाम दिया। यह ऑपरेशन सबूत था कि इंडियन ओशन में भारत की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारी सेना सिर्फ बॉर्डर पर ही नहीं, बल्कि जरूरत पड़ने पर समंदर पार जाकर भी दुश्मनों के घर में घुसकर मार सकती है। आज हम अपने घरों में चैन से सोते हैं क्योंकि हमें पता है कि जब भी देश पर कोई मुसीबत आएगी तो कोई ब्रिगेडियर बुलसरा कहीं अंधेरे में मैप देख रहा होगा और कह रहा होगा, वी फ्लाई टुनाइट। जय हिंद।